मेरे सम्मानीय व स्नेही मित्रों, नमस्कार। मैं एडवोकेट रविभूषण चौबे इंडियन लीगल यूट्यूब चैनल में आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का विषय है एनजीओ हेतु प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन कैसे मेंटेन करें। अगर आप इंडियन लीगल के लिए नए हैं और अभी देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सीधे व स्वतः पहुँच सके तथा बेल आइकन भी दबा दें। मैंने पिछले वीडियो में एनजीओ के रजिस्ट्रेशन, एनजीओ के लिए परिभाषित किए गए वक्तव्य, युवा वर्ग एनजीओ के कार्य को करियर के रूप में विधिपूर्वक अपनाकर अग्रसर आगे बढ़ते हुए अपने कार्य को क्रियान्वित करते हैं, तो विधि के अनुसार एनजीओ के पंजीकरण हेतु किन किन बिंदुओं से गुजरना होता है आदि आदि विषयों पर चर्चा किया था। जो मित्र नए हैं वे इस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, जब एनजीओ के पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी कर सोसाइटी का अधिनियम 1860 के तहत सोसाइटी को पंजीकरण करवाकर कानूनी रूप दे देते हैं, उसके बाद हमें उस सोसाइटी संस्था के लिए स्मूथली संचालन हेतु प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन को मेंटेन करने के लिए विभिन्न बिंदुओं से गुजरना होता है तथा उसे मेंटेन करना होता है, जिससे कि आने वाले भविष्य में उस सोसाइटी को अग्रसर आगे की ओर स्मूथली बढ़ने में किसी प्रकार की कानूनी अड़चनों का सामना न करना पड़े, जिस बिंदु पर हम आगे बढ़ रहे हैं। सोसाइटी संस्था के नाम से जिस नाम से पंजीकृत कराया गया है, पैन कार्ड के लिए आवेदन कर पैन कार्ड प्राप्त कर लें। संचालन समिति आपस में बैठकर यह आपसी सहमति से यह निर्णय ले लें कि सोसाइटी संस्था के कार्य को विधिपूर्वक करने के लिए एक बैंक अकाउंट का होना आवश्यक है, तो उस संस्था का बैंक का अकाउंट किस बैंक में हो या किस में खुलवाया जाए तथा उस अकाउंट का संचालन कौन करेंगे। हस्ताक्षर के लिए 2 व्यक्ति प्राधिकृत किए जाएं तथा सोसाइटी संस्था के नाम से अकाउंट खोला जाना चाहिए। आवेदन के साथ सोसाइटी संस्था के बायलॉज, ट्रस्ट डीड की एक प्रतिलिपि बैंक के समक्ष संलग्न कर आवेदन कर सकते हैं, जिसके पश्चात कुछ जो निर्धारित रकम जमा करवाना पड़ता है, जिसके बाद अकाउंट नंबर, पासबुक, चेकबुक आदि बैंक जारी कर देगा और सोसाइटी संस्था को प्राप्त हो जाएगा। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत सोसाइटियों संस्थाओं के अकाउंट को बिल्कुल सावधानीपूर्वक मेंटेन करनी चाहिए और बिल्कुल साफ सुथरी व्यवस्था मेंटेन करनी चाहिए। वार्षिक रिटर्न रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी के कार्यालय में भेजनी चाहिए। लेखाकरण की अवधि 12 माह की होती है, जो आमतौर पर पहले वर्ष 1 अप्रैल से अगले वर्ष की 31 मार्च तक की होती है। इस हेतु खाते बनाने या बनाए जाने की प्रक्रिया को संचालित करते हैं। खातों को मूलतः 3 प्रकार से बांटा गया है: वास्तविक, रियल, निजी, पर्सनल, अनामित, नॉमिनल। वास्तविक खाते वास्तविक वस्तुओं से जुड़ी होती हैं। देनदारों और लेनदारों आदि डेबिटर्स एंड क्रेडिटर्स के खाते निजी खाते, पर्सनल अकाउंट्स कहे जाते हैं। नामित खाते में आप आय, व्यय, हानि और लाभ आते हैं। जो लेन देन व्यक्तियों, व्यापारिक निकायों या अन्य संगठनों के साथ किए जाएं, उसको निजी खातों से जुड़ी लेन देन के रूप में रखते हैं। किसी व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति से कुछ प्राप्त करता है या उसे देता है, जिसके लिए नियम यह है कि प्राप्तकर्ता के नाम डालो, डेबिट द रिसीवर, और देने वाले के नाम जमा करने, क्रेडिट द गिवर। वास्तविक खाता के अंतर्गत वे सभी लेन देन रखे जाते हैं जो व्यापार में पावतियों, रिसिप्ट्स के, चाहे वे संपत्तियों, वस्तुओं और सेवाओं से की हो, और व्यापार की सभी बहिर्गामी आउटगोइंग अदायगियों को दर्शाते हैं। कहने का तात्पर्य मूलतः यह है कि जो आया है उसे नाम से दिखाओ, डेबिट व्हाट कम्स इन, और जो बाहर गया है उसे जमा में दिखाओ, क्रेडिट व्हाट्स गो आउट। नामित खाते व्यापार के लेन देन, खर्च करने या हानि से जुड़े हैं या आय अर्जित करने या लाभ से जुड़े हैं। कहने का तात्पर्य मूलतः यह है कि सभी खर्चों और हानियों को नाम में डालो, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और सभी आय या लाभों को जमा में डालो, क्रेडिट ऑल इनकम और गेन्स। सोसाइटी संस्था को आय, अन्य मदों को लेकर अन्य कई व्यक्तियों से लेन देन करने पड़ते हैं, खर्च करने पड़ते हैं, जो हर एक लेन देन
को दर्ज करना होता है, लेकिन सभी खर्च के लिए अलग अलग खाता खोला जाए यह संभव नहीं है। अतः कुछ चुनिंदा खाता खोला जाता है जिसके अंतर्गत विभिन्न छोटे छोटे खर्चों को जनरली विविध खर्च खाता या सामान्य खाता खर्च खाता के नाम से खोल दिया जाता है, जिसके अंतर्गत कहीं खर्च दर्ज करना चाहिए जो छोटे छोटे तथा कभी कभी किए जाते रहे हों। जनरली सोसाइटी संस्थाओं के द्वारा किए गए कार्यों मूलतः क्रियान्वित किए गए कार्यों के आधार पर कुछ विशेष रिकॉर्ड मेंटेन करने पड़ते हैं जो आवश्यक हैं और इस प्रकार हैं: पेटी कैश बुक, मुख्य कैश बुक, जनरल लेजर, जनरल विनिवेश रजिस्टर, अस्थायी परिसंपत्ति रजिस्टर, स्टॉक माल खाता रजिस्टर, सोसाइटी ट्रस्ट को विदेशी अंशदान, सरकार अनुदान, ग्रांट्स के कुछ स्थानीय एजेंसी से प्राप्त अनुदान और विदेशी एजेंसियों से प्राप्त अनुदान से संबंधित अलग अलग खातों का बुक का सेट रखना होता है जो निम्नवत है: कार्यपालन करने वाली एजेंसियां, अधिकारियों, वॉलंटियरों को दिया जाने वाली एडवांस का रजिस्टर, ग्रांट इन एड योजना रजिस्टर जिसमें पूर्ण विवरण, ब्यौरा आदि को दिखाया गया हो, विभिन्न क्रियाकलापों, योजनाओं आदि का खर्च की प्रगति का पुनरीक्षण किया गया हो, एडवांस अकाउंट्स, पेटी कैश बुक और क्षतिपूर्ति रिकमेंड वाउचर्स, किसी भी लेन देन को रिकॉर्ड करना सर्वप्रथम वाउचर से शुरू किया जाता है जो डबल एंट्री प्रणाली के अंतर्गत रखा गया है। जिसमें रिकॉर्ड को बुक में एंट्री की जाती है वह एंट्री जर्नल कैश बुक में की जाती है जिसे लेजर में दर्ज किया जाता है, जिसका शेष निकालकर बैलेंसिंग वित्तीय विवरणों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। खाता बुक में एंट्री किए गए हर एक लेन देन को ठीक तरीके से समर्थन में लेन देन को प्रमाणित करने हेतु एक दस्तावेज होता है जिसे वाउचर कहते हैं। दस्तावेज आंतरिक इंटरनल और बाहरी एक्सटर्नल कोई भी हो सकता है जो आवश्यक है कि सभी खर्चों को प्राधिकृत किया गया हो तथा उसे जांच कर लिया गया हो। सभी प्रकार से सावधानियां बरतते हुए गलती या गलत प्रयोग से बचने के लिए जरूरी बचाव के तरीके का अपनाना आवश्यक होता है। किसी भी धोखाधड़ी से बचने के उपाय को अपनाना चाहिए। एक परंपरागत या एक पारंगत लेखाकरण संचालन की प्रक्रिया को अपनाना चाहिए। उपरोक्त सभी के लिए वाउचर सिस्टम के माध्यम से उपरोक्त सभी रिकॉर्ड रखना चाहिए, क्योंकि एक वाउचर किसी भी लेन देन का एक लिखित प्राधिकरण है जिसका लेखाकरण रिकॉर्ड है और उसकी अदायगी आदि का सबूत है। वाउचर का आमतौर पर फॉर्म छपा हुआ होता है जिस पर सीरियल नंबर डला हुआ होता है या डाला जाता है जो अत्यंत जरूरी होता है। उपयुक्त सभी वाउचरों का प्रयोग सभी अदायगियों तथा अन्य नगद भुगतान के रूप में खर्चों के लिए किया जाता है। सभी खर्चों के समर्थन में कैश मेमो आदि को संभाल कर रखें या नथी करके रखे जाने चाहिए। किसी भी बैंक के माध्यम से भुगतान किया जाता है उस बैंक का नाम, चेक नंबर, तारीख, सभी आवश्यक जानकारी उस वाउचर बैंक अदायगी पेमेंट में देना आवश्यक होता है। रसीद वाउचर में सभी तरह की रकम की प्रतियों का रिकॉर्ड रखा जाता है, चाहे वह चेक के द्वारा या नगद के द्वारा प्राप्त हो। कैश बुक सभी रिसिप्ट्स और पेमेंट्स का एक रिकॉर्ड होता है जिसमें हर रोज का रिकॉर्ड होता है, जिसमें बाईं तरफ डेबिट साइड और दाएं तरफ क्रेडिट साइड और दिन के अंत में पिछले निकाय कैश ओपनिंग कैश इन हैंड। रिसिप्ट भाग का कुल योग पेमेंट भाग के योग से अधिक होता है। जो दोनों में अंतर आता है वह अंतिम बकाया रकम क्लोजिंग कैश इन हैंड कहलाता है। मेन कैश बुक के अलावा ब्रांच ऑफिस, सेल्स ऑफिस आदि में पेटी कैश बुक रखना होता है जिसमें बार बार छोटी छोटी रिसिप्ट और पेमेंट्स का रिकॉर्ड की गई होती है, जिसको समय अनुसार मेन कैश बुक के साथ साथ पेटी कैश बुक के सिस्टम को भी दिखाया जाता है। बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज को जर्नल बुक कहते हैं, जिसमें की गई एंट्री औपचारिक रिकॉर्ड होता है। लेजर में
लेजर मेन अकाउंट्स बुक होता है क्योंकि इसमें सभी प्रकार के खर्चों तथा लेन देन के सभी खातों का अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर विशेष प्रकार के खर्चों के एक ही जगह पर दिखाए जा सके। एक सोसाइटी, संस्था, ट्रस्ट के वित्तीय क्रियाकलाप कार्य विवरण को सुनियोजित तरीके से की गई नियमित जांच को ऑडिट कहते हैं। जो भी व्यक्ति जो योग्यता प्राप्त सीए हो उसे संस्था, सोसाइटी, ट्रस्ट का संचालन समिति उस व्यक्ति को बतौर ऑडिटर नियुक्त करने के लिए एक प्रस्ताव पास करेगी, जिसके बाद ऑडिटर के नाम नियुक्ति पत्र जारी किया जाएगा, जिसमें उस ऑडिटर का नाम, पता व कार्य का पूर्ण रूपेण स्पष्ट उल्लेख किया जाता है। नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ को प्राप्त दान, सदस्यों के द्वारा अंशदान आदि के द्वारा आय प्राप्त करते हैं। नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ गैर सरकारी संस्थान के आम आय पर कर देने के लिए बाध्य है। आयकर अधिनियम की धारा 11, 12A, 12AA और 13 में नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ की आय धर्मार्थ धार्मिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए की संपत्ति से आय के साथ एनजीओ के लिए आयकर में छूट प्रदान करते हैं। धारा 11 में उल्लेख किया गया है कि जो आय, लाभ या उपलब्धि से पूर्ण रूप में धार्मिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया गया हो, उस आय पर कुछ विशेष औपचारिकताएं पूरी करने के बाद आयकर में छूट प्राप्त किया जा सकता है। धारा 80G के तहत भी धर्मार्थ धार्मिक संस्थानों को प्राप्त या दिए गए दान पर दाताओं के कर योग्य आय में से कटौती योग्य होती हैं। नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ के द्वारा स्रोत पर कर की कटौती टीडीएस की जाती है। स्रोत पर कर की कटौती की दरें अनुलग्न 15(1) में दिया गया है। वित्त अधिनियम 1994 के अध्याय 5 तथा 5A के द्वारा धारा 64 से 96(1) सेवा कर नियम 1994 और सेनरेट क्रेडिट नियम 2004 में सेवा कर लगाने के संबंध में तथा उसे इकट्ठा करने के लिए मूलतः कानूनी प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 246 (3) के तहत राज्य सरकारों को समाचार पत्रों को छोड़कर अन्य उन सभी वस्तुओं की बिक्री और खरीद पर कर लगाने का उल्लेख है। भारत के संविधान अनुच्छेद 286 के तहत राज्य विधानसभाओं द्वारा अंतर राज्य व्यापार या वाणिज्य के अंतर्गत बेची गई वस्तुओं पर कर लगाने का निषेध है। केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम 1956 के अंतर्गत यह निश्चित करते हैं कि किसी राज्य के बाहर आयात और निर्यात के समयावधि के अंतर्गत कोई बिक्री या खरीद की गई बिक्री पर कर लगाने, वसूलने तथा उसका वितरण करने की यह व्यवस्था संपूर्ण भारत पर लागू होगा। नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ गैर सरकारी संस्थान मुख्यतः सेवाएं देने का कार्य करती हैं, लेकिन संस्थानों को सेवाएं देने के साथ साथ शेष कार्य को भी संपादित करना पड़ता है। 1 अप्रैल 2005 से कुछ राज्यों को छोड़कर लगभग सभी राज्यों में एक समान वैल्यू एडेड टैक्स वैट सिस्टम के तहत कर योग्य वस्तुओं की बिक्री पर बिक्री कर का भुगतान किया जाता है। नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन गैर सरकारी संस्थान को सहायता पहुंचाने के उद्देश्य से जो संचालन कार्य में सहायता देने के लिए अन्य कानून भी है, इसको व्यापकता के साथ देखा जा सकता है। कोई पीड़ित व्यक्ति अपने अधिकार की रक्षा करने, अपने न्याय पाने के लिए के प्रकार किसी भी भांति से अगर न्यायालय से न्याय पाने के लिए आर्थिक स्थितियों के कारण न्यायालय के शरण में जाने से असमर्थ है, तो उस स्थिति में गैर सरकारी संस्थान नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ उस पीड़ित व्यक्ति का मदद कर सकता है। उन तमाम व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करने में सहायता करना जिनमें बाल कल्याण, महिलाओं के कल्याण, उपभोक्ताओं के अधिकार, नशीली और मादक औषध, पशुओं के साथ दुर्व्यवहार, वन पशुओं, पर्यावरण प्रदूषण आदि से जुड़ी हुई विभिन्न कानूनों पर मूल अधिनियम दिया गया है। बाल कल्याण से जुड़ी भारत के संविधान में विभिन्न संवैधानिक प्रावधान भारत के संविधान के अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 39
अंडर ब्रैकेट टी, अनुच्छेद 39 अंडर ब्रैकेट एफ, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 47 में स्पष्ट उल्लेख किया गया है। बाल मजदूरी। बाल मजदूरी निषेध और विनियम अधिनियम 1986 के तहत अन्य स्थापनाओं में काम करने वाले बच्चों के लिए काम का समय, काम की अवधि, साप्ताहिक छुट्टियां आदि पर नियंत्रण किया गया है तथा यह कानून स्पष्ट प्रावधान करता है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को फैक्ट्रियों में खतरनाक काम करने से दूर रखा जाए, जिनमें 18 उद्योगों की सूची है जो खतरनाक हैं तथा बच्चों के लिए अत्यंत हानिकारक हैं। बाल मजदूरों के लिए एनजीओ की अहम भूमिका होती है जो इनके पुनर्वास के लिए, विषम परिस्थितियों के हटाने के लिए सृजनात्मक तरीके से सरकारी कर्मचारियों के साथ एनजीओ के कार्यकर्ताओं का सहयोग करना अपेक्षित होता है। हिंदू दत्तक और संरक्षण अधिनियम 1956 के तहत धारा 20 के तहत एक हिंदू व्यक्ति, पुरुष, स्त्री अपने जीवन काल में अपने वैध अवैध बच्चों को भरण पोषण के प्रति बाध्य है। एक वैध अवैध बच्चा जब तक नाबालिग है तब तक अपने पिता माता से भरण पोषण व संरक्षण का मांग कर सकता है। भारतीय व्यवस्था भारतीय व्यक्तिगतता अधिनियम 1875 के तहत अभिभावक नियुक्त हेतु तथा संबंधित जिम्मेदारी हेतु किसी अभिभावकों के न्यायालय कोर्ट ऑफ वार्ड ने ली हो 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर वयस्क बालिग हो जाता है। नेक्स्ट है किशोरों के लिए न्याय, बच्चों की देखभाल और सुरक्षा अधिनियम 2000 के तहत किशोरों के विकास की जरूरतों को पूरा करने, उनको समुचित देखभाल, सुरक्षा और सद्व्यवहार प्रदान करे। नेक्स्ट बिंदु है प्रसूति लाभ अधिनियम 1961 का उद्देश्य शिशु जन्म से पूर्व तथा जन्म के बाद उस समय काल में महिला कर्मचारियों के रोजगार को नियंत्रित करना और उससे जुड़ी अन्य लाभों को व्यवस्थित करना है। नेक्स्ट पॉइंट है समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 के तहत महिला पुरुष कर्मचारियों को एक समान अधिकार तथा लिंग के आधार पर भेदभाव करने पर रोक है। नेक्स्ट पॉइंट है दहेज निषेध अधिनियम 1961 के तहत दहेज के लेन देन पर प्रतिबंध लगाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है सती प्रथा निषेध अधिनियम 1987 के तहत सती होने से रोकने तथा सती प्रथा का गुणगान से जुड़ी मामलों के संबंध में बनाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है महिलाओं का अश्लील प्रदर्शन निषेध अधिनियम 1986 के तहत विज्ञापनों, प्रकाशनों, लेखों, चित्रों या किसी अन्य तरीके से महिलाओं के अश्लील प्रदर्शन से जुड़ी मामलों का प्रावधान किया गया है। अगला बिंदु है चिकित्सकीय गर्भ समापन अधिनियम 1971 के तहत प्रत्यक्ष गर्भपात से जुड़ी चयन के अधिकार का प्रावधान के धारा 4 के तहत चिकित्सा द्वारा गर्भ गिराने का कार्य मात्र उन परिस्थितियों में किया जा सकता है जब मां के जीवन को बचाना अनिवार्य हो या गर्भधारण किसी बलात्कार की स्थिति के कारण हो। जिन अधिनियम के तहत गर्भपात सरकार द्वारा अनुमोदित अस्पताल में कराना होता है। अगला बिंदु है प्रसव पूर्व जांच तकनीकी नियमन और रोकथाम अधिनियम 1994 के तहत प्रसव के पहले गर्भ में लिंग की जांच हेतु प्रयोग में लाई गई विभिन्न उपकरणों, जिसमें अल्ट्रासाउंड भी शामिल है, को नियमित करने का प्रावधान है। मात्र लिंग के आधार पर लड़की पैदा होने की स्थिति व संभावना होने पर गर्भ गिराने वाले डॉक्टरों के लिए दंड का प्रावधान है। अगला बिंदु है हिंदू दत्तक ग्रहण और संरक्षण अधिनियम 1956 के धारा 20 के तहत हर एक हिंदू व्यक्ति का कर्तव्य है कि अपने बूढ़े या असहाय माता पिता की देखभाल करे। उन विशेष परिस्थितियों में जब माता पिता अपनी आय या अपनी संपत्ति में अपना भरण पोषण करने में असमर्थ हो, जिस श्रृंखला में माँ बाप शब्द में वह सौतेली माँ भी आती है जिसका अपना बच्चा न हो। देखभाल में भोजन, कपड़ा, आवास, शिक्षा, चिकित्सा सहायता, उपचार आदि सभी शामिल हैं। पालन पोषण हेतु रकम का निर्णय अदालत द्वारा निश्चित स्थिति, परिस्थिति, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, आवश्यकताओं, उनकी संपत्तियों से आय आदि को ध्यान में रखकर किया जाता है। नेक्स्ट बिंदु है आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 125 के तहत पत्नी बच्चों या माँ बाप के लिए जो अपना भरण पोषण करने में असमर्थ हों के पालन पोषण हेतु प्रावधान करती है, जिसके तहत दी जाने वाली राहत
सिविल दीवानी प्रवृत्ति की है, लेकिन इसमें आपराधिक प्रक्रिया इसलिए अपनाई जाती है क्योंकि बेसहारा पत्नी, बच्चे व माँ बाप को नज़रअंदाज कर उनकी दयनीय हालात को सरेआम कर सड़क पर न छोड़ दिए, जिसमें यह आदेश बेटा को उसके आर्थिक स्थिति को देखते हुए दिया जा सकता है। दोस्तों, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, गैर सरकारी संस्थान, NGO काफ़ी व्यापक व बड़ा मैटर है, इसलिए यह वीडियो पूरा नहीं हो पाया है। अभी इससे संबंधित विषय व पॉइंट्स विभिन्न धाराओं व प्रावधानों सहित शेष रह गए हैं, जिसको अगले वीडियो में आप सबों के समक्ष प्रस्तुत करूंगा। तो मित्रों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, मेरे कमेंट बॉक्स में अपनी राय और सुझाव अवश्य दें, ताकि अगले वीडियो में मैं उस हेतु सुधार कर सकूं और बेहतर से बेहतर परिणाम आप सबों के समक्ष में ला सकूं। अगर अभी तक आपने इंडियन लीगल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन दबा दें तथा साथ में शेयर भी कर दें, ताकि यह वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके, जिससे अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हो सकें।